हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 10th स्टैंडर्ड का पॉलिटिकल साइंस ये सब्जेक्ट लेने जा रहे हैं। टॉपिक नंबर फर्स्ट है वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चलो स्टार्ट करते हैं। द टेक्स्ट बुक ऑफ पॉलिटिकल साइंस टिल नाउ हैव हेल्प अस टू टेक एन ओवरव्यू ऑफ लोकल गवर्नमेंट, द वैल्यूज and the philosophy of the Indian Constitution, as also the governing structure created by the Constitution and India's place in international relations। ये सब कंसेप्ट आपने पिछले स्टैंडर्ड में या फिर उसके पिछले स्टैंडर्ड्स में स्टडी किए हैं, पॉलिटिकल साइंस या फिर सिविक सब्जेक्ट्स में। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डिक्लेयर्ड इट्स ऑब्जेक्टिव टू एस्टेब्लिश अ सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या डिक्लेयर किया है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या ऑब्जेक्टिव है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, कि एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एस्टेब्लिश किया जाए। Also, it has made extremely important provision to ensure that the citizens get justice and their freedom is protected। तो और इम्पोर्टेंट प्रोविजंस क्रिएट किए सिटीजन्स के लिए, उनको जस्टिस मिलना चाहिए और उनका फ्रीडम जो है सिक्योर रहना चाहिए, प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सीन एज अ मीन्स थ्रू विच अ प्रोग्रेसिव डेवलप्ड सोसाइटी बेस्ड ऑन सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी। तो एक मेन इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हम बोल सकते हैं सोशल जस्टिस और इक्वालिटी के बेस पे एक ऐसा सोसाइटी, प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनाना। द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जैन 1950। ये तो हमें पता है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 जैन 1950 से इम्प्लीमेंटेड हुआ। सिंस देन द गवर्नमेंट हैज़ बीन वर्किंग इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और तब से गवर्नमेंट उसी प्रिंसिपल्स के बेसिस पे चल रहा है। In this chapter, we will take a brief overview of the wide-ranging nature of Indian democracy। तो Indian democracy का wide-ranging nature क्या है, इसका overview हम ये टॉपिक में देखने जा रहे हैं। Important changes that have taken place in its political process and steps that have been taken to establish social justice and equality। This review will primarily focus on 3 areas। 3 important areas पे फोकस करेंगे ये टॉपिक में। पहला है डेमोक्रेसी, दूसरा है सोशल जस्टिस एंड तीसरा है जुडिशियल सिस्टम। तो लेट्स सी डेमोक्रेसी, ये पहला कंसेप्ट। पॉलिटिकल मैच्योरिटी। डेमोक्रेसी डज नॉट मेयरली इम्प्लाई अ रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर। द एसेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम इज टू इंटीग्रेट द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इन एक्चुअल प्रैक्टिस। तो डेमोक्रेसी ओनली इम्प्लाई नहीं करता उनका जो भी स्ट्रक्चर है। ये एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है जो अपने प्रिंसिपल एक्चुअल प्रैक्टिस में भी लाता है। वंस दिस इज डन, डेमोक्रेसी बिकम्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द सोसाइटी। अगर ये ऐसा हो गया तो डेमोक्रेसी जो है ये एक इंटीग्रल पार्ट, एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाएगा पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द सोसाइटी का। ओके, अकॉर्डिंगली द इंडियन पीपल हैव डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट। अभी देखा जाए तो इंडियन पीपल्स जो है उनका डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन रहता है पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर में, लोकल गवर्नमेंट में। मतलब जो पीपल्स यहाँ पे आते हैं, लीडर्स आते हैं, उनको रिप्रेजेंट किया जाता है इंडियन पीपल्स के बेसिस पे। तो इंडियन पीपल इसके लिए वोट करती है, इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शन बेसिस पे वो रिप्रेजेंटेशन सिलेक्ट होता है। पार्लियामेंट में मेंबर्स है, स्टेट लेजिस्लेचर में मेंबर्स है, लोकल गवर्नमेंट मेंबर्स है, जो रिप्रेजेंट करके दिए पब्लिक ने। Holding free and fair election at regular intervals is an important indicator of the India's successful democracy। तो कौन से इंडिकेटर्स है जो इंडिया के सक्सेसफुल डेमोक्रेसी होने के सबूत देते हैं? तो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन रेगुलर इंटरवल के बाद होना। The increasing participation of the people in the political process and political competition shows that Indian democracy has become successful to a great extent। तो किस तरह से इंडियन डेमोक्रेसी सक्सेसफुल हुआ है पॉलिटिकल कंपटीशन में अदर वर्ल्ड से, अदर कंट्रीज से, ये हमें यहाँ पे बताया है। राइट टू वोट, तो देखते हैं ये पॉइंट में क्या दिया है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड मेड द प्रोविजन ऑफ राइट टू वोट फॉर अडल्ट्स। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रोविजन है जो अडल्ट पीपल है वो वोट कर सकते हैं, उनको राइट टू वोट ये अधिकार दिया है। इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, हमें इंडिपेंडेंस मिलने से पहले के पीरियड में ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस थे जो राइट टू वोट, जो ये अधिकार है वोट करने का, उस पर रेस्ट्रिक्शन लाते थे कभी इंडिपेंडेंस के पहले।
बट ऐसे सब प्रोविजंस जो है वो कैंसिल कर दिया जैसे हमें इंडिपेंडेंस मिला। एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीड अडल्ट सफरेज बाय गिविंग द राइट टू वोट इक्वली। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिपेंडेंस के बाद ऐसा डिसाइड किया कि जो भी अडल्ट पर्सन है वो सब अडल्ट पर्सन वोट कर सकते हैं, वो भी इक्वली विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन टू बोथ मेन एंड वुमेन अबव द एज ऑफ 21 ईयर्स। तभी एज डिसाइड हुआ था 21 ईयर्स के आगे जो पर्सन है वो अडल्ट पर्सन वोट कर सकते हैं, तो एक लिमिट था एज का। बट द वोटिंग एज वॉज लेटर रिड्यूस फ्रॉम 21 टू 18। बट बाद में आने वाले ईयर्स में उन्होंने 21 ईयर्स से लेके एज लिमिट 18 ईयर्स तक कर दी। अभी प्रेजेंट एज में हम दे सकते हैं 18 ईयर्स अगर किसी पर्सन को कंप्लीट होता है तो अपना वोटिंग का राइट इम्प्लीमेंट कर सकता है, विच गेव अपॉर्चुनिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन टू द यंग जनरेशन। इससे क्या हो रहा है कि जो यंग जनरेशन नहीं आ रही है उनको भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है पॉलिटिकल में पार्टिसिपेट करने की। सच प्रोविजंस हैव मेड इंडिया द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। इसी वजह से ऐसे प्रोविजंस की वजह से इंडिया एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है पूरे वर्ल्ड में। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स कंपेयर टू एनी अदर डेमोक्रेटिक नेशन। और इंडिया में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में वोटर्स भी है। दिस चेंज इज़ नॉट ओनली क्वान्टिटेटिव बट ऑल्सो क्वालिटेटिव। ये ओनली क्वान्टिटेटिव चेंज नहीं है, क्वालिटेटिव चेंज भी है। As a new political parties are emerging with the active support of young voters, क्योंकि नए नए political parties आ रही है जिनको young peoples का, young voters का support है। These parties represents various expectation of people and compete in the political sphere. Next point दिया है decentralization of democracy. Decentralization of power is central to democratic government. Decentralization of power क्या है? ये हमें बताता है कि जो पावर है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के पास है। डिसेंट्रलाइजेशन कंट्रोल्स द मिसयूज ऑफ पावर। तो डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से पावर का मिसयूज होना जो है वो रुक जाएगा और ऑल्सो अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होगा अलग अलग पॉलिटिकल पार्टिसिपेंट को। जैसे अगर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एक ही हैंड में गया, जैसे हम बोल सकते हैं अमेरिका के जो भी मेन पर्सन है, आपको नाम पता है कौन है वो, डोनाल्ड ट्रम्प। ओके, तो उनके हाथ में सब पावर है, वो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कहलाता है। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में डेमोक्रेसी है, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन है, किसी एक के हाथ में पावर नहीं है। सो डिसेंट्रलाइजेशन इसे बोला जाता है। तो इसीलिए अलग अलग पॉलिटिकल पार्टिसिपेंट को यहाँ पे चांस मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इंक्लूड द प्रोविजंस फॉर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। सो ऐसे स्टेट पॉलिसी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है जो प्रोविज़न इंक्लूड करके रखे हैं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के लिए। वन सच इम्पोर्टेंट प्रोविज़न इज रिगार्डिंग एम्पावरिंग द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मेक जेन्युइन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस अ रियलिटी। तो जिसकी वजह से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो अपने आप में ही अच्छा काम करके आगे आ सकते हैं, जेन्युइन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस बॉडी बन सकती है। आफ्टर इंडिपेंडेंस सेवरल अटेम्प्ट्स वर मेड टुवर्ड डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। इंडिपेंडेंस के बाद ऐसे बहुत सारे अटेम्प्ट्स हुए कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हो जाए। वन सच इम्पोर्टेंट अटेम्प्ट इज द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक ऐसा अटेम्प्ट हुआ 73rd एंड 74th अमेंडमेंट मतलब चेंज हुआ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा थोड़ा स्लाइड चेंज होता है तो नंबर देते जाते हैं। 73rd अमेंडमेंट हुआ, चेंज हुआ, 74th अमेंडमेंट हुआ, चेंज हुआ। लॉ में पूरा लॉ नहीं चेंज होता, लॉ में थोड़े थोड़े कंसेप्ट चेंज होते हैं, थोड़े थोड़े रूल चेंज होते हैं, रेगुलेशन चेंज होती हैं, तो उसे अमेंडमेंट बोला जाता है। विच गेव अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन। जिसकी वजह से जो अमेंडमेंट्स किए उनकी वजह से जो लोकल कॉन्स्टिट्यूशन है उनको एक अच्छा स्टेटस मिला, लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन, एंड ऑल्सो इंक्रीज देयर पावर। और जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उनको भी अच्छी खासी पावर दी गई कंट्रोल करने के लिए। आगे नेक्स्ट पॉइंट है राइट टू इंफॉर्मेशन, जिस शॉर्ट में RTI बोला जाता है। 2005 सिटीजन एम्पावरमेंट इज द इसेंशियल कंडीशन ऑफ डेमोक्रेसी। सिटीजन का एम्पावरमेंट होना ये एक बड़ी सबसे बड़ी बात है डेमोक्रेसी की। इट इज़ नेसेसरी टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सिटीजन्स पार्टिसिपेशन एंड इंटरेक्शन विद द गवर्नमेंट। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि एक ऐसा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट किया जाए जिससे सिटीज़न पार्टिसिपेशन होगा, सिटीजन्स का इंटरेक्शन होगा गवर्नमेंट के साथ।
So increased communication between citizens and government helps in strengthening democracy. अगर ऐसा हुआ, कम्युनिकेशन हुआ सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच में, तो डेमोक्रेसी और स्ट्रेंथन हो सकती है और अच्छा रिलेशनशिप, ट्रस्ट वाला रिलेशनशिप क्रिएट हो सकता है गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स के बीच में. तो सिटीजन हैव अ राइट टू नो. अभी सिटीजन्स को राइट होना चाहिए सब जानने का कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, कैसे प्रोजेक्ट्स ला रही है, कहाँ कहाँ उनका फंड यूज़ हो रहा है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो राइट टू नो मिलता है. यस, गवर्नमेंट ने राइट टू नो ये राइट लाया है. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गेव द राइट टू इन्फॉर्मेशन. राइट टू इन्फॉर्मेशन का एक राइट सिटीजन्स को दिया है. सो इससे क्या होता है, तो इससे ट्रांसपेरेंसी होगी एंड अकाउंटेबिलिटी होगी, विच आर द हॉलमार्क ऑफ गुड गवर्नेंस. एक अच्छे गवर्नेंस का सबूत है. राइट टू इन्फॉर्मेशन हैज़ मेड द गवर्नमेंट मोर ट्रांसपेरेंट. राइट टू इन्फॉर्मेशन की वजह से गवर्नमेंट और ट्रांसपेरेंट हो जाएगा. मतलब गवर्नमेंट के जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कोई भी काम कर रहा है, वो जनता के सामने आएगा. इसके पहले राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं था, तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है जनता को पता ही नहीं चलता था. तो इसीलिए राइट टू इन्फॉर्मेशन से पता चलेगा. अगर किसी को कहीं पे भी कौन सी एक्टिविटी में डाउट है गवर्नमेंट के, तो आप राइट टू इन्फॉर्मेशन ये राइट से वो जान सकते हो कि गवर्नमेंट क्या कर रहा है. तो इसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी अच्छा होगा, गवर्नमेंट क्या कर रहा है ये सिटीजन्स को पता चलेगा, एंड इट हैज़ रिड्यूस द एलिमेंट ऑफ सीक्रेसी इन द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट. तो कोई भी सीक्रेसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में नहीं रहेगी. गवर्नमेंट के वर्किंग में सीक्रेसी नहीं रहेगी, कोई भी काम छिपा हुआ नहीं रहेगा, सब जनता के सामने आएगा. After the year 2000, the whole approach towards democratic reforms had changed. Democratic reforms are considered as the rights of citizen. जो democratic reform हुआ उसे ही reform किया है यहाँ पे, consider किया है rights of citizens की तौर पर. Accordingly, citizens in India have got right to information, education and food security. ऐसे 3 rights citizens of India को दिए हैं. These rights have strengthened the democracy in India. Now, social justice and equality. Social justice and equality are the important sub-objective of our constitution. The constitution has given the guidelines. तो एक important part है social justice. It established a new society based on these 2 values. 2 values पे base पे एक नई society बनती है. We are following the path laid down by our constitution to achieve this goal. और ये goal achieve करने के लिए हमें constitution ने एक नया path दिया है. To establish social justice is to remove those social conditions which are responsible for injustice. मतलब ऐसी कोई भी सिचुएशन है जो रिस्पॉन्सिबल होती है इनजस्टिस के लिए, वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या फिर वो सब रीजंस निकालना और वहाँ पे सोशल जस्टिस रखना. मतलब सबको इक्वलिटी मिलना चाहिए. इंसिस्ट ऑन द इक्वलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स. सब इंडिविजुअल्स को एक समान समझना, उनको एक समान न्याय देना, जस्टिस देना, ये 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे हैं. The principle of justice and equality aim at ending discrimination in social status such as superior or inferior on the basis of caste, religion, language and gender, place of birth, race, property and giving equality of opportunity for development of every individual. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे बताया है, कोई सुपीरियर या फिर इन्फीरियर नहीं होगा, ऐसा स्टेटस नहीं होगा जो वो पहले से चलता आ रहा था. कास्ट बेसिस पे सुपीरियर इन्फीरियर डिसाइड करना, रिलीजन, लैंग्वेज पे, जेंडर बेसिस पे, प्रॉपर्टी, रेस बेसिस पे, ये सब बेसिस पे सुपीरियर इन्फीरियर ऐसे डिसाइड किया जाता था. तो ये सब जो भेदभाव है वो नहीं होगा, यही इक्वलिटी पॉइंट में बताया है. तो सोशल जस्टिस सबको अच्छा मिलेगा, इक्वलिटी सबको सेम देखा जाएगा. To establish justice and equality efforts are to be made at all levels of society, but the government's effort and policies on this front are more important. For democracy to be inclusive, one must try to bring all sections of the society into the mainstream. तो डेमोक्रेसी जो है इंक्लूसिव है हमारा, इससे ट्राई करते हैं कि सब सेक्शन ऑफ सोसाइटी के जो है वो मेन स्ट्रीम में, मेन जो फ्लो है मेन फ्लो में आ जाए. Democracy is in fact a process of accommodating different sections in society. Democracy helps in reducing social conflict. Democracy की वजह से social conflicts नहीं होंगे, all sections of society एक साथ आके काम करेगी. And let us take a review of the efforts made in India in this direction. तो ये डायरेक्शन है जो भी इंडिया ने काम किया है उसका रिव्यू आगे के पॉइंट्स में हमें दिया.
जो हम अगले वीडियोस में देखेंगे कि क्या कौन से सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी के लिए कौन से पॉइंट्स गवर्नमेंट ने यूज़ किए हैं। ओके, जो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।